राजपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग-अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज से ये जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। 2 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। सब जलमग्न हो गया था। तालाब और पोखरे सब अब भी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूबकर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इसी मुद्दे पर बरगद के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहिए, मोहन काका, ये घटनाएं वाकई अजीब हैं और ऐसे बाढ़ आई कि सब कुछ लूट ले गई। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही। और सब उसी शमशान के पास वाले कंकाल ताल में ही मर रहे हैं। पता नहीं गांव में किसकी नजर लग गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जो भी हो मोहन काका, रघु प्रसाद मास्टर ठीक ही कह रहे हैं। इससे पहले की बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो भी एक ही तालाब में डूबकर मरे हैं। वो तालाब ही श्रापित है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन में हमारा गांव पूरा शमशान ही बन जाएगा। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। यहाँ कौन सरकार आकर रोशनी लगवाएगी? हम तो किसान की हालत में जीते हैं। हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा और हम सब कर भी क्या सकते हैं। फिर भी काका, ये सोचने की बात है कि पूरा राजपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र कंकाल ताल में क्यों हो रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है वहां किसी बुरी नजर का साया है। हाँ, यही तो। गांव में बहुत तालाब हैं, लेकिन मौतें सिर्फ उसी कालकूट शमशान वाले कंकाल ताल में ही हो रही हैं। अब मुझे भी लग रहा वहां किसी का काला साया घूम रहा है। वहां 2-3 और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वो इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं, आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते। और तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है। अरे ये कौन है? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहां से आप आए हो? आपको नहीं पता रात में इस गांव में आना कितना खतरनाक हो सकता है? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आंतला से आया हूँ। मैं इस गांव के शिवहरी पांडे का वकील हूँ। मेरी जमीनें यूं ही पड़ी हैं। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ और अपना पुराना जमीन लेने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजपुर में मुकदमेबाजी नहीं होती, यहाँ बस लठ चलती हैं। जो जीता वही मालिक बनेगा। आपको नहीं पता, उनके पास बहुत सारे पहलवान हैं। ये सुनकर परदेसी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गईं। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं? मैं और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं और इतनी रात को जाऊंगा। मोहन काका का मतलब गलत मत लेना। असल में शिवहरी पांडे अब इस गांव में नहीं रहते हैं, वो बाहर चले गए हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? परदेसी उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। शिवा पांडे पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, कालकूट शमशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं घोड़े पाल का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। मोहन काका, क्या आपने ठीक किया?
अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। हमें देखना चाहिए। सुना नहीं, वो गोरे पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे गांव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को, मैं तो अब जा रहा हूं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है। अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? हम सबको मिलकर उसको बचाना होगा। हाँ, सही कहा। मैं क्या कहता हूं, क्यों ना हम वीर सिंह काका के पास चलें क्या? सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग बियर सिंह काका के घर की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ परदेसी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतनी कठोर और बेरहम हैं, तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वो कंकाल ताल के किनारे कालकूट शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि ये रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था। वो आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान, बचाओ मुझे। हे भगवान, छोड़ दो मुझे। वो चीखता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए कालकोट शमशान की ओर ले जाने लगा और उस समय शमशान से एक रहस्यमयी आवाज भी गूंज रही थी। उधर मंदिर से वीर सिंह काका बाहर निकले। रघु प्रसाद मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है वीर सिंह काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से कालकूट शशान में एक काली साधना करने वाला अघोरी ठहरे हुए हैं। और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े धनमोहन काका को वहां जाते देखा है, लेकिन असली वजह क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। धनमोहन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है और मैंने भी उसे कई बार कालकूट शमशान की तरफ जाते देखा है। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग कालकोट शमशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा वे सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ विक्रम एक कांट पर बंधा है। सामने अघोरी की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू, अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा? वैसे आप कौन है? मुझे छोड़ दो, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप, तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वो भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं परदेसी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने देर में एक आग का तीर आया और प्रेत को जाके लगी, जिससे वो प्रेत जलकर गायब हो जाता है और अघोरी का साधना विफल हो जाती है। वो आग का गोला वीर सिंह ने फेंका था, जिससे परदेसी की जान बच सके। कहानी कैसी लगती है आपको? जरूर बताएं। साल के आखिरी महीने की वो रात
सलीमपुर गांव ने शायद दशकों से ऐसी ठंड नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव की मुख्य सड़क के कोने रामदास काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे के बीच दुकान की धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अलाव ही एकमात्र सहारा था। आग के पास दो पुराने दोस्त बैठे थे, मोहन और सोहन। उफ, सोहन भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कंपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो मोहन, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है, जब पेड़ों के पत्ते तक ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो बस एक बहाना है बेटा, असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छिपा है। इंसान प्रकृति के सामने तो बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं काका? क्या कोई पुरानी बात याद आ गई? आज की ये धुन, ये बर्फीली हवा मुझे 25 साल पुरानी उस खौफनाक रात की याद दिला रही है। वो घटना रतनपुर गांव की है। रामदास काका की आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। सोहन और मोहन अब आग तापने से ज्यादा उनकी बात सुनने में दिलचस्पी लेने लगे। उस साल रतनपुर के सरकारी क्लिनिक में एक नए डॉक्टर जी आए थे। मिश्रा जी शहर के पढ़े लिखे इंसान भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। उनके आने के दूसरे दिन ही ऐसी ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई। एक शाम क्लिनिक का काम खत्म करते करते उन्हें देर हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और कोहरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे। हे भगवान, कितनी ठंड है। काश एक मोटा कंबल साथ ले आता। रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तब पीछे से एक भारी आवाज आई। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भोला चरण बाबा थे। डॉक्टर जी, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं पता यहाँ अजीबोगरीब शक्तियाँ घूमती हैं। अरे बाबा, आपने तो डरा ही दिया। बस घर जा रहा था, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा और अजीब भी लग रहा है काफी। ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे आ रहा है। अकेले जाना ठीक नहीं है बेटा। सही कहा, ये रास्ता है ही अजीब। चलो, मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूँ। दोनों चलने लगे। रास्ते में एक बहुत बड़ा बंजर खेत था, जिसे गांव वाले अभागा खेत कहते थे। तभी मिश्रा की नजर खेत के बीचों बीच खड़ी एक काली आकृति पर पड़ी। बाबा, वो देखिए, इतनी रात को उस बर्फीले खेत में कौन खड़ा है? क्या वो कोई किसान है? उधर मत देखो डॉक्टर जी, अपनी नजरें नीची करो और तेज चलो। वो कोई इंसान नहीं है। अगले दिन डॉक्टर अकेले लौट रहे थे। उनके मन में अजीब जिज्ञासा थी। जैसे ही वो उस खेत के पास पहुंचे, अचानक हवा का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। उनका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। तभी वही काली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जमीन, मेरी फसल किसने बर्बाद की? आप कौन है? मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम सब एक जैसे हो, लालची। मेरी जान ले ली और अब मेरी जमीन छीनने आए हो। किसी को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर जी जान बचाकर भागे और सीधे भोला चरण बाबा के घर जाकर गिरे। जब होश आया तो बाबा ने उन्हें उस रूह की हकीकत बताई। डॉक्टर जी, जैसे आपने देखा वो रामू था। 25 साल पहले वो इस गांव का सबसे सीधा किसान था। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की जमीन पर बटाई करता था। रामू सिंह का बेटा बहुत बीमार था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सरकार, मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। बेटवा अस्पताल में दम तोड़ रहा है। कुछ करके हमरा मदद करी। भाग यहाँ से भीख मंगे। अभी कोई पैसा नहीं है। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। अगले दिन ठाकुर की फसल किसी ने उजाड़ दी। ठाकुर को शक हुआ कि ये रामू का बदला है।
उसने अपने लठैतों से रामू सिंह को उसी खेत में इतना पिटवाया कि उसकी जान चली गई। मरते वक्त रामू सिंह के मुंह से बस यही निकला था, मेरी जमीन के पास जो आएगा वो बचेगा नहीं। फिर क्या हुआ काका? क्या उस ठाकुर को सजा मिली? सजा तो मिलनी ही थी बेटा। रामू सिंह की मौत के बाद उस खेत में कभी फसल नहीं होगी। ठाकुर पागल हो गया, उसे हर जगह रामू का साया दिखता। अंत में उसी के सगे बेटे ने जायदाद के लालच में ठाकुर को जहर देकर मार दिया। जिस जमीन के लिए ठाकुर ने खून बहाया था, वही जमीन उसके खानदान के खात्मे का कारण बनी। वो फसल किसने उजाड़ी थी? क्या वो सच में रामू सिंह ने उजाड़ी थी? नहीं, असल में गांव के कुछ दूसरे लोग जो ठाकुर से तंग थे, उन्होंने फसल खराब की थी। पर बलि चढ़ा बेगुनाह नेम मसीह, इसीलिए उसकी रूह आज भी उस कोहरे में इंसाफ ढूंढती है। दुकान के बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। रामदास काका चुप हो गए। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें ठंड के साथ साथ एक अनजाना डर भी महसूस हो रहा था। काका की कहानी खत्म होते ही सन्नाटा और गहरा गया था। आग की लपटें अब राख में बदल रही थी। मोहन और सोहन के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भैया अब उठो, रात के 2 बज रहे हैं। कोहरा इतना है कि रास्ता भी नहीं दिखेगा, संभल कर जाना। काका, आपकी कहानी ने तो खून जमा दिया। अरे डरो मत सोहन, वो कहानी रतनपुर की थी, हमारे गांव की नहीं। चलो। दोनों दोस्त दुकान से निकलकर कच्ची पगडंडी पर चलने लगे। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। मोहन, सुना तुमने? कोई रो रहा है। चुप कर, हवा की आवाज होगी, तेज चल। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोने की आवाज साफ होने लगी। पगडंडी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां एक औरत फटे पुराने कपड़ों, पिंजरी सीन में बैठी अपना चेहरा घुटनों में छिपाए सिसक रही थी। मोहन, देखो, इतनी ठंड में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये भी किसी मुसीबत में तो नहीं? काका ने कहा था कि कोहरे में जो दिखे उस पर यकीन मत करना, चुपचाप निकल चलो। भैया, क्या मुझे गांव के आखिरी छोर तक छोड़ दोगे? मेरे पैर जम गए हैं, मैं चल नहीं पा रही। उस स्त्री का चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। सोहन का दिल पिसीज गया, लेकिन मोहन को कुछ गलत लग रहा था। माफ करना बहन, हम खुद बड़ी मुश्किल में हैं। तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि वो औरत जवाब देती, पीछे से एक भारी आवाज आई। छोड़ दो इसे, ये यहीं की है। दोनों पीछे मुड़े। एक लंबा आदमी जिसने सर से पांव तक खड़ा था। आप कौन हैं? मैं इस रास्ते का रखवाला हूं। तुम दोनों यहाँ क्यों रुके? क्या रामदास ने तुम्हें रामू सिंह की कहानी नहीं सुनाई? जो इस रास्ते पर रुकता है वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। भागो सोहन, ये इंसान नहीं है। सोहन और मोहन पागलों की तरह भागने लगे। कोहरे की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। भागते भागते अचानक माधव का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। सोहन, मेरे पैर मुझे छोड़कर मत जाओ। सोहन पीछे मुड़ा मोहन को उठाने के लिए, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। जिस औरत को उन्होंने पेड़ के नीचे देखा था वो अब मोहन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे और वो काला कंबल वाला आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ठाकुर भानु प्रताप ने मेरा घर उठाड़ा था, आज मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। हमारा उस ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। तब अचानक वातावरण में एक तेज रोशनी हुई। गांव के मंदिर की आरती का घंटा बजने लगा। कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। जैसे ही मंदिर की आवाज उन तक पहुंची, वो दोनों साईं धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सोहन और मोहन को बेहोश पाया। उन्हें होश में लाया गया। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाला सच बताया। लेकिन काका, हम तो गरीब हैं, हमने तो किसी पर जुल्म नहीं किया। उसकी रूह अब अंधी हो चुकी है। वो बस बदला लेना चाहता है हर उस इंसान से जो जिंदा है। रमेश और माधव उस खौफनाक रात से बच तो गए थे, लेकिन उनके जहन में गहरे घाव छप गए थे।
गांव के बुजुर्ग की बात ने उनके मन में थे एक नया शक पैदा कर दिया था। आखिर गजातर काका ने उन्हें आधी कहानी क्यों सुनाई? उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोका क्यों नहीं?